हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं भौगोलिक चिंतन का टेस्ट फर्स्ट। स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आज की ये क्लास। और ये बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से। और ये अंतिम आहुति है अपनी और अपनी तैयारी को परखने का शानदार और सुनहरा मौका। तो दोस्तों, यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किन लोगों ने सर्वप्रथम ज्ञात विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था? दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। किन लोगों ने मतलब कहाँ के निवासी थे, किस देश के निवासी ने पहला ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया था? और दोस्तों, हमें पता है कि पहला जो ज्ञात मानचित्र है वो किसने बनाया था? एनेक्जीमेंडर ने। किसने बनाया था? एनेक्जीमेंडर ने बनाया था पहला ज्ञात विश्व का मानचित्र। और ये कहाँ के थे? ग्रीक के। कहाँ के थे? ग्रीक के और या यूनान के, जो ऑप्शन में है नहीं। दोस्तों, ऑप्शन में है लेकिन बस हमें पता नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है हेलेनिक। क्या दिया हुआ है दोस्तों? हेलेनिक, जो आंसर सही हो जाता है। हेलेनिक इसी ग्रीक का पुराना नाम है। ग्रीक का पुराना नाम क्या है? हेलेनिक। ग्रीक भाषा का है। और यूनान, जो यूनान शब्द है, यूनान, इसको हिंदी में या उर्दू भाषा में अभी वर्तमान में प्रचलित नाम से जाना जाता है। तो हेलेनिक, ग्रीक और यूनान, ये तीनों एक ही बात है। ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। हेलेनिक संस्कृति कहो, ग्रीक संस्कृति कहो या यूनानी संस्कृति कहो। ये व्यक्ति एनेक्जीमेंडर यूनान का रहने वाला था और इसी ने पहला ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया था। चलिए दूसरा, यूनानी गद्य का प्रथम लेखक कौन था? हेरोडोटस, हिकेटियस, होमर, पोसिडोनियस। देखिए, यूनानी गद्य का प्रथम लेखक पूछा गया है। देखो यहाँ दिया हुआ है यूनानी और ग्रीक, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, है ना। तो गद्य का प्रथम लेखक की बात की है तो हेरोडोटस, हिकेटियस, होमर, पोसिडोनियस में से जो प्रथम गद्य का लेखक है वह हो जाता है हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल का पिता भी कहते हैं। और इनकी एक बहुत अच्छी किताब है जस प्रीडियस। कौन सी है? जस प्रीडियस। इनकी एक किताब है हिकेटियस की। तो प्रथम लेखक जो यूनानी गद्य से संबंधित रखते हैं वह हो जाते हैं अपने हिकेटियस साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पृथ्वी वर्णन के लिए किया? भूगोल शब्द का आप सभी को पता है कि भूगोल शब्द का अर्थ जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है? टॉलमी, स्ट्रैबो, हिकेटियस, इरेटोस्थनीज। तो हमारा आंसर हो जाता है इरेटोस्थनीज। इन्होंने भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज। और इन्हीं को भूगोल का पिता भी माना जाता है और फादर ऑफ जियोडेसी भी कहते हैं। फादर ऑफ जियोडेसी भी इन्हें कहा जाता है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ जियोडेसी किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रथम उद्देश्यवादी, प्रयोजनवादी या टीलोलॉजिस्ट विचारक था? उद्देश्यवादी। क्या पूछा है हमसे? उद्देश्यवादी। उद्देश्य का मतलब होता है किसी वस्तु को उसके उद्देश्य के आधार पर समझना। किसी भी वस्तु को उसके उद्देश्य के आधार पर समझना। और उद्देश्यवादी जो विचारक थे हमारे, वो रिटर और अरस्तु दोनों हैं। रिटर भी हैं और अरस्तु भी हैं। ये दोनों टीलोलॉजिस्ट कहलाते हैं। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रथम पूछा है। हमसे क्या पूछा है? प्रथम उद्देश्यवादी कौन है? कांट, रिटर, अरस्तु, स्ट्रैबो। रिटर और अरस्तु दोनों ही टीलोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इसमें अरस्तु प्रथम टीलोलॉजिस्ट है। कांट ये जर्मन दार्शनिक हैं। कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। जर्मन दार्शनिक हैं। और इन्होंने कांट महोदय ने प्रकृति के आधार पर एक तार्किक वर्गीकरण दिया, है ना। तार्किक वर्गीकरण दिया। और किन्होंने? कांट महोदय ने सैद्धांतिक भूगोल की नींव रखी। इन्हीं कांट महोदय ने किसकी नींव रखी? सैद्धांतिक भूगोल की नींव रखी।
इसके अलावा स्ट्रेबो हैं। स्ट्रेबो प्रादेशिक भूगोल के पिता कहलाते हैं। ध्यान रखना, प्रादेशिक भूगोल के पिता, प्रादेशिक भूगोल के पिता भी कहलाते हैं। तो ये थे। तो पहला उद्देश्यवादी कौन है? अरस्तु। उद्देश्यवादी रिटर भी है, लेकिन प्रथम कौन हो जाते हैं? अरस्तु। नेक्स्ट, भूगोल को कोरोलॉजी विज्ञान घोषित करने वाला प्रथम विद्वान था। कोरोलॉजिकल साइंस, पहली बार भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस में को घोषित करने वाला विद्वान थे अपने, कौन थे? पोसिडोनियस थे, स्ट्रेबो, कांट या हेटनर? कौन थे? तो दोस्तों, कोरोलॉजिकल साइंस सबसे पहले हमारे हो जाते हैं हेटनर। सॉरी, हेटनर नहीं होगा, स्ट्रेबो। कौन हो जाता है घोषित करने वाला प्रथम विद्वान? स्ट्रेबो। जबकि हेटनर ने ये शब्द दिया था क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द। कोरोलॉजिकल साइंस शब्द देने वाले व्यक्ति कौन है? हेटनर। लेकिन इसको सबसे पहले कोरोलॉजिकल साइंस में घोषित करने वाले विद्वान थे स्ट्रेबो। एक और अभी हमने कांट पढ़ा था, और कांट के बारे में मैं एक बात और बता देता हूँ। इन कांट महोदय को भूगोल में अपवादवाद का जनक माना जाता है। कौन माना जाता है? अपवाद। भूगोल में अपवादवाद की शुरुआत इन्होंने ही रखी थी, कांट ने। अपवादवाद का जनक माना जाता है कांट को। ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। हेटनर ने शब्द दिया था और घोषित करने वाला प्रथम विद्वान स्ट्रेबो। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रेबो की पुस्तक ज्योग्राफिका के किस खंड में भारत व फ्रांस तथा बीच के क्षेत्र का वर्णन मिलता है? देखो, ये ज्योग्राफिका जो किताब लिखी गई थी, ये 17 खंडों में लिखी गई थी। कितने खंडों में? 17 खंडों में। और भारत व फारस के बीच के क्षेत्र का जो वर्णन मिलता है वह मिलता है हमें खंड 15 में। किस में मिलता है? खंड 15 में। तो हमें ये ध्यान रखना है, खंड 15 में भारत का वर्णन किया गया है। और ज्योग्राफी का पुस्तक 17 भागों में लिखी गई है। ज्योग्राफी का शब्द बुक, ये किसकी बुक है? ये अपने स्ट्रेबो महोदय की बुक है। चलिए नेक्स्ट, टोलमी का खगोलीय पिंडों से संबंधित मानक संदर्भ ग्रंथ कौन सा है? एनेलिमा है, अल्माजेस्ट है, द ज्योग्राफी, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी। तो दोस्तों, ये सभी जो ग्रंथ लिखे हैं, एनेलिमा, अल्माजेस्ट, द ज्योग्राफी और द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, ये सभी टोलमी महोदय के ग्रंथ हैं। और इसमें से जो अल्माजेस्ट है, अल्माजेस्ट मतलब ऑप्शन बी हमारा, उसका संबंध किससे है? खगोल से है। किससे है? खगोलीय पिंडों से एक संबंध है अल्माजेस्ट का। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? सिंधु, रावी, परुष्णी, सतलज, सतुद्री, चिनाब, वितस्ता। देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के कुछ पुराने नाम हैं, उनके साथ कौन सा जोड़ा गलत है पूछा गया है। और दोस्तों, भारत का भूगोल जब मैंने आपको एमसीक्यू लेकर आया था, जो प्लेलिस्ट में भी मैंने डाले हुए हैं, आपको वहाँ से मिल जाएंगे अपवाद तंत्र से संबंधित। तो मैंने वहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो देखिए, सिंधु को पुराने समय में सिंधु कहा जाता था, ये भी सही है। रावी को परुष्णी कहा जाता था, ये भी सही है। सतलज को सतुद्री कहा जाता था, ये भी सही है। चिनाब नदी को, चिनाब को कहा जाता था दोस्तों अस्कनी, अस्कनी। चिनाब को कहा जाता था अस्कनी। तो वितस्ता किसे कहते थे? वितस्ता कहते थे दोस्तों झेलम नदी को। झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। जबकि चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्कनी। तो सिंधु, रावी, परुष्णी, सतलज, सतुद्री, चिनाब, अस्कनी और वितस्ता झेलम नदी का पुराना नाम हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या है? गलत पूछा है, तो गलत हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाता है आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट, पौराणिक युग में विश्व को 7 द्वीपों में विभाजित किया गया था, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? लवण द्वीप, भूमध्यसागरीय सीमावर्ती क्षेत्र, क्रौंच द्वीप, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी अफ्रीका, पुष्कर द्वीप, पूर्वी साइबेरिया, जम्बू द्वीप, मध्य एशिया। तो दोस्तों, 7 द्वीपों के नाम मैं यहाँ अभी आपको बताने वाला हूँ। और 7 द्वीपों के नाम बताने से पहले यदि आपको चैनल पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको मिलने वाले हैं
बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, और वहाँ पर नियमित क्विज का भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप अपनी तैयारी को उड़ान देने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, पौराणिक युग में विश्व को 7 द्वीपों में विभाजित किया गया था, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ मैं आपको आंसर बता देता हूँ, क्रॉन्च द्वीप। क्रॉन्च द्वीप उष्ण कटिबंधीय पूर्वी अफ्रीका, ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 7 द्वीपों के बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। ये 7 द्वीप दिए हैं। जम्बू द्वीप, जिसका संबंध भारत सहित एशिया से है। भारत सहित एशिया, मतलब एशिया का वर्णन कौन से में मिलता है? जम्बू द्वीप में। प्लक्स द्वीप, प्लक्स यूरोप। सालमली द्वीप अफ्रीका। कुश द्वीप दक्षिणी अमेरिका। क्रॉन्च द्वीप उत्तरी अमेरिका। सांक द्वीप ऑस्ट्रेलिया। और पुष्कर द्वीप अंटार्कटिका या अज्ञात क्षेत्र। इसे सबसे बाहरी और दूरस्थ द्वीप माना गया है। ये थे हमारे 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, प्लक्स द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रॉन्च द्वीप, शाक द्वीप या पुष्कर द्वीप। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो आप इन द्वीपों को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपकी आने वाली एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, इस प्रकार का। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से असत्य जोड़ा है? पीटर एपियन कॉस्मोग्राफी लिबर, फिलिप क्लिवर कॉस्मोग्राफी, सेबेस्टियन मूनस्टार कॉस्मोग्राफिया, बर्नार्ड वार्निशियर जोग्राफिया जनरलिस। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने पहली बार देखा होगा कि कॉस्मोग्राफी से संबंधित इतनी सारी पुस्तकें आ गई हैं, पीटर एपियन, फिलिप क्लिवर और सेबेस्टियन मूनस्टर। अब आपको इसमें से बताना है गलत कौन सा है। दोस्तों, यदि आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो कॉस्मोग्राफी जो पुस्तक है ये पुस्तक है हम्बोल्ट महोदय की। किसकी है? हम्बोल्ट महोदय की। तो हमारा ये सही हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि आपको एक पुस्तक भी याद है और उसका लेखक याद है तो आपके कई बार प्रश्न सही होने के चांस हो जाते हैं। तो कॉस्मोग्राफी हम्बोल्ट की किताब है और यहाँ दिया हुआ है फिलिप क्लिवर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हम्बोल्ट। और ये कॉस्मोग्राफी जो पुस्तक है ये 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 2 खंडों में विभाजित है। पहला जो खंड है इसका वो कोरोग्राफी है। क्या है? कोरोग्राफी। पहला खंड इसका कोरोग्राफी है और दूसरा है ज्योग्राफी। तो ये 2 खंडों में मिलती है कॉस्मोग्राफी। हम्बोल्ट इसके लेखक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, इमैनुअल कांट ने किस वर्गीकरण के आधार पर इतिहास व भूगोल की वैज्ञानिक आधारशिला रखी? देखिए, इमैनुअल कांट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि कांट जर्मन दार्शनिक हैं और इन्होंने प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर, ऑप्शन बी, प्रकृति के आधार पर इन्होंने भूगोल और इतिहास की वैज्ञानिक आधारशिला रखी है। तो प्राकृतिक वर्गीकरण इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? जैविक समझता वान हम्बोल्ट, भूदृश्यों का स्थानीय अध्ययन इमैनुअल कांट, राज्य का जैविक विकास रेडजेल और विश्व का बृहत भाग रिचटोफेन। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने कौन सी टर्म दी है, किसका किससे संबंध है, से संबंधित पूछा है और हमसे पूछा है जोड़ा गलत है। तो दोस्तों, जैविक समझता एज एन ऑर्गेनिक होल वान हम्बोल्ट का है, सही है। भूदृश्यों का स्थानीय अध्ययन इमैनुअल कांट नहीं है। ये किसका है दोस्तों? बिलास का। किसका है? बिलास का। राज्य का जैविक विकास सही है और विश्व का बृहत भाग रिचटोफेन, ये भी यहाँ सही हो जाता है। दोस्तों, भूदृश्यों का स्थानीय, ये किसका है? बिलास का, बिडाल डीला बिलास का। बिलास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं और इस बिलास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने आगे लिया है, तो मैं आपको वहाँ बता दूंगा कि बिलास का संबंध किस किस से है। लेकिन यहाँ इसका आंसर इमैनुअल कांट नहीं होकर इसका आंसर है बिलास।
भूदृष्टों का स्थानीय अध्ययन कौन है? बिलास। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाता है। कौन सा राइट हो जाता है? ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाता है। बिलास संभववाद के जनक कहलाते हैं। इन्होंने भूगोल में संभववाद को चरम तक पहुँचाया था। ठीक है, तो बिलास का योगदान भूगोल में बहुत ज़्यादा है। बिलास का संबंध फ्रांस से है और बहुत महत्वपूर्ण भूगोलविद्ता है बिलास। चलिए नेक्स्ट। मानव समुदायों को अपने विशेष पर्यावरण में अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसी भांति संघर्ष करना चाहिए जैसे पेड़ पौधे व जीव जंतु करते हैं। यह विचार किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मानव समुदायों को अपने विशेष पर्यावरण में अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसी भांति संघर्ष करना चाहिए जैसे पेड़ पौधे व जीव जंतु करते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा डार्विनवाद। डार्विन यही कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सबसे शक्तिशाली ही अपने आप को समायोजित करेंगे, अनुकूलित करेंगे। जो प्रकृति से संघर्ष करेगा वह अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा, यही डार्विन कहते हैं। तो इसने बात की है मानव समुदायों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसी प्रकार संघर्ष करना चाहिए जिस प्रकार अपने पेड़ पौधे करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक डार्विनवाद, सोशल डिटर्मिनिज्म इसका आंसर हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर तो यहाँ मैं बता देता हूँ सी। इसके अलावा देखिए क्या है, ये जो टर्म है ये है सृजाहंगम। क्या है? सृजाहंगम। और ये टर्म देने वाले व्यक्ति हैं हम्बोल्ट। ये जो टर्म दी है ये दी है हम्बोल्ट ने। दोस्तों किसने दी है? हम्बोल्ट ने। और भू राजनीति ये शब्द दिया है केजलन ने। केजलन ने। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और उद्देश्यवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति मैं आपको बता चुका हूं, अरस्तु और रिटर। और जिसमें सबसे पहले उद्देश्यवादी जो टीलोलॉजिस्ट है हमारे अरस्तु हो जाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि सृजाहंगम शब्द किसके द्वारा दिया गया है, भू राजनीति शब्द किसके द्वारा दिया गया है और सृजाहंगम शब्द किसके द्वारा दिया गया है। उद्देश्यवादी विचारधारा का क्वेश्चन आया ही था। तो देखिए, इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन टेस्ट फर्स्ट के अंतर्गत मैं लाया हूँ और उम्मीद है कि आप इन्हें अटेंड करते जा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिटी ऑफ नेचर हम्बोल्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेडजेल, पार्थिव समग्रता अरिस्टोफेन। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यूनिटी ऑफ नेचर हम्बोल्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेडजेल, पार्थिव समग्रता अरिस्टोफेन। उम्मीद है आपको आंसर आ रहा होगा। तो चलिए, यूनिटी ऑफ नेचर हम्बोल्ट ने दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिटर ने दिया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेडजेल ने दिया था, लेकिन पार्थिव समग्रता टेरेस्ट्रियल हॉल की जो संकल्पना है ये ब्लास के द्वारा दी गई थी। इसके द्वारा दी गई थी? विडाल डीला ब्लास के द्वारा दी गई थी। मैंने आपको बताया था कि ब्लास बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है और इनका संबंध फ्रांस से है। इन्होंने भूगोल के अंदर पार्थिव एकता, पार्थिव संपूर्णता, पेज की संकल्पना, जीवन शैली की संकल्पना, जिसे जैन रेडी वॉय भी कहते हैं, देखो इतना योगदान है। संभववाद के जनक कहलाते हैं ये। ठीक है, तो पार्थिविकता किसने दिया? अरिस्टोफेन ने। चलिए देख लेते हैं ब्लास के बारे में। देखिए, विडाल डीला ब्लास बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है। फ्रांस में मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? विडाल डीला ब्लास। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो 1918 में विकसित हुई थी। संभववाद विचारधारा के जनक मैं आपको बता चुका हूँ कि संभववादी विचारधारा के जनक कौन है अपने? बिलास। पार्थिव जीव की संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन किया था। जीवन शैली की संकल्पना जिसे जैन रेडी बॉय भी कहते हैं, जैन रेडी बॉय की संकल्पना, इन्होंने पेज की संकल्पना का प्रतिपादन भी किया। पेज। पार्थिव एकता की संकल्पना दी, पार्थिव संपूर्णता की संकल्पना दी जिसे टेरेस्ट्रियल हॉल कहते हैं, और प्रादेशिक अवधारणा पर बल दिया इन्होंने और कहा प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है। ये स्टेटमेंट भी हमसे पूछ लिया जाता है कि प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है, किसने कहा? तो देखिए, इस प्रकार से ब्लास बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है हमारे लिए। और अगर हम ब्लास को नहीं पढ़ते हैं तो मतलब हमने अभी भूगोल का एक सेगमेंट छोड़ दिया है, इतनी महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है। तो देखिए, मैं आपके लिए ब्लास एक भूगोलवेत्ता पूरा लेकर आया हूँ आपके सामने, और आगे भी भूगोलवेत्ता हैं जो जिन्हें मैं लेकर आया हूँ आपके समक्ष। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन प्रादेशिक पारिस्थितिकी विज्ञानी है? और दोस्तों सबसे पहले तो आप एक कन्फ्यूजन हमेशा निकाल दीजिए कि पारिस्थितिकी शब्द आते ही हम किसका आंसर लगाते हैं? बैरोस का, जो कि हमारा गलत हो जाता है। पारिस्थितिकी भूगोल से संबंध है एच बैरोस, लेकिन यहाँ पूछा है रीजनल इकोलॉजिस्ट, और रीजनल इकोलॉजिस्ट हमारे हैं ऑप्शन बी, कार्ल ट्रॉल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कार्ल ट्रॉल, रीजनल इकोलॉजिस्ट। और पारिस्थितिकी भूगोल की बात की जाए, इकोलॉजिकल ज्योग्राफी, तो हमारा आंसर होगा बैरोज, एच बैरोस। ये पुस्तक का ये है, ए ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। पुस्तक किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने लिखी? लुसियन फेब्रे, ला ब्लांस, जीन ब्रुन्स, अल्बर्ट डी मांजिया। तो देखिए, क्योंकि पुस्तक है और पुस्तक लिखी गई है हमारे फेब्रे के द्वारा, और इन्होंने संभववाद शब्द भी दिया था। कौन सा शब्द दिया था? संभववाद। जबकि संभववाद के जनक कौन है हमारे? संभववाद के जनक ब्लास कहलाते हैं। संभववाद के जनक कौन है? ब्लास। शब्द किसने दिया? फेब्रे ने। और ए ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री किसकी बुक है? फेब्रे महोदय ने लिखी है ये बुक। चलिए नेक्स्ट, जीन ब्रुन्स के अनुसार निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का तथ्य नहीं है? जीन ब्रुन्स के अनुसार निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का तथ्य नहीं है? भूमि का अनुत्पादक उपयोग, वनस्पति व जीव जंतु पर विजय, परिवहन व व्यापार का विकास, भूमि का विनाशकारी उपयोग। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, मुझे लगता है कि कुछ कैंडिडेट्स पहली बार इस प्रकार का क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन लाने की मैं बार बार कोशिश करता हूं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण आपको साबित होंगे। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, परिवहन व व्यापार का विकास। ये मानव भूगोल का तथ्य नहीं है। परिवहन व व्यापार का विकास ये मानव भूगोल का तथ्य नहीं है, जीन ब्रुन्स के अनुसार नहीं है। ठीक है, जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार नहीं है। सिटीज इन इवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी? जीन गॉटमैन, पैट्रिक गेडिस, डेविड हार्वे, रिचर्ड पीट। सिटीज इन इवोल्यूशन ये पुस्तक लिखी गई है पैट्रिक गेडिस के द्वारा। पैट्रिक गेडिस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, क्योंकि पुस्तक का नाम है डायरेक्ट, तो पैट्रिक गेडिस। दोस्तों सभी पुस्तक की लिस्ट जो जोग्राफर्स हैं और जिनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, उन सभी पुस्तक को मैं आपके सामने एक पेज पर लिखकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप उन पुस्तक के नाम और संबंधित लेखक की जानकारी ले सकते हैं। तकरीबन 50-60 पुस्तकों के नाम मैं आपके सामने ले आऊँगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। ठीक है, सिटीज़ इन एवोल्यूशन पुस्तक पैट्रिक गेडिस के द्वारा दी गई थी, और इन्होंने इस बुक के अंदर जो नगरीय अवस्थाओं के बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? द लैंड ऑफ ब्रिटेन डडले स्टम, फिजिकल ज्योग्राफी ए सिस्टम अप्रोच रिचर्ड चोरले, द न्यू अर्बन फ्रंटियर नील स्मिथ, सोशल जस्टिस एंड द सिटी रिचर्ड पीट। तो दोस्तों यहाँ पूछा है हमसे असत्य। द लैंड ऑफ ब्रिटेन सही है, फिजिकल ज्योग्राफी ए सिस्टम अप्रोच रिचर्ड चोरले सही है। आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पुस्तक के ये पूछे गए थे लेखक रिचर्ड चोरले के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। इस प्रकार का क्वेश्चन आया था 2016 या 18 वाले पेपर में आया था, पूछा जरूर गया है। द न्यू अर्बन फ्रंटियर नील स्मिथ ये भी सही है। सोशल जस्टिस एंड द सिटी रिचर्ड पीट ने नहीं लिखी है ये किताब लिखी है डेविड हार्वे ने। डेविड हार्वे ने किसने लिखी है? डेविड हार्वे ने। सोशल जस्टिस एंड द सिटी के जो राइटर हैं वे हैं डेविड हार्वे। चलिए तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक क्षेत्र में व्याप्त अनूठापन, विशिष्टता, यूनिकनेस उस दूसरे क्षेत्र से भिन्न व्यक्तित्व प्रदान करती है, यह संकल्पना है। देखिए हर क्षेत्र अपने आप में विशिष्ट है, वह दूसरे क्षेत्र से अपने आप में विशिष्टता रखेगा। तो इस प्रकार की संकल्पना का संबंध किससे है? मात्रात्मक क्रांति से है, क्षेत्रीय विभेदन से है, या स्थानिक विश्लेषण से है, या अवस्थितिकी विश्लेषण से है। कोई बात की है इसने, देखिए
अनूठापन और विशिष्टता एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से, बिल्कुल सही बात है, हर क्षेत्र अपने आप में विशिष्ट होता है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें? क्षेत्रीय विभेदन देखने को मिल रहा है। क्या दोस्तों क्या मिल रहा है? क्षेत्रीय विभेदन देखने को मिल रहा है, एरियल डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। और ये जो शब्द है क्षेत्रीय विभेदन शब्द, ये सबसे पहले जिस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया है उनका नाम है हार्टसॉन। इनके द्वारा ये शब्द दिया गया है। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न क्षेत्रों का एक दूसरे से भिन्न होना। किसका? पृथ्वी की सतह पर। और यही बात यहाँ की गई है ना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विशिष्टता, अनूठापन, है ना, यूनिकनेस कौन सी संकल्पना प्रदान कर रही है, यही यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा एरियल डिफरेंशिएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कौन क्या कहाँ और कैसे पाता है? कौन क्या कहाँ और कैसे पाता है का संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन टफ क्वेश्चन है। कौन क्या कहाँ और कैसे पाता है, यह अध्ययन क्या है? मानवतावादी भूगोल, मानव कल्याणवादी भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, नारीवादी भूगोल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है कल्याणवादी भूगोल। क्या हो जाता है? कल्याणवादी भूगोल। और कल्याणवादी भूगोलवेत्ता है अपने स्मिथ। कौन है? स्मिथ। कल्याणवादी भूगोल का संबंध किससे है? स्मिथ। कल्याणवादी भूगोल का जो मकसद है, उद्देश्य है, वह समाज में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, ये कल्याणवादी भूगोल की बात करता है। और कौन कहाँ क्या और कैसे पाता है? कैसे पाता है मतलब संसाधनों की बात की जा रही है। कौन पा रहा है? मानव पा रहा है। क्या पा रहा है? संसाधन पा रहा है ना। कहाँ और कैसे पाता है मतलब संसाधनों की बात की है, मतलब कल्याणकारी भूगोल की बात की है। और इसका संबंध स्मिथ से है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रकृति आदेशात्मक नहीं है, वह अनुमति बोधक है, इसका संबंध किससे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रकृति हमें आदेश नहीं देती जबकि अनुमति देती है। रेडजेल, जीन ब्रुन्स, रिटर, टेलर। और दोस्तों यह जो स्टेटमेंट है इसका संभववाद से है, संभववाद की तरफ इसका झुकाव है। प्रकृति आदेशात्मक नहीं है, प्रकृति हमें आदेश नहीं देती है ना, वह अनुमति बोधक है। नेचर इज नॉट मैंडेटरी बट परमिसिव, ठीक है। और ये कथन है जीन ब्रुन्स का। किसका है? जीन ब्रुन्स का। प्रकृति हमें आदेश नहीं देती है। और इसका संबंध है अपने जीन ब्रुन्स से। देखिए जीन ब्रुन्स के बारे में मैं यहाँ पूरा आपके डिटेल लेकर आया हूँ। ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं और बस्ती भूगोलवेत्ता पुस्तक ज्योग्राफी ह्यूमन इन्होंने लिखी। अध्ययन कार्य इतिहास व भूगोल दोनों में किया। इन्होंने भूगोल से संबंधित 2 सिद्धांत दिए, जिसे क्रियाशीलता का सिद्धांत और अंतःक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो सिद्धांत हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि क्रियाशीलता का सिद्धांत किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया या अंतःक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इन जीन ब्रुन्स महोदय ने खनन व्यवस्था को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा। क्या कहा? खनन व्यवस्था को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा। भूमि का विनाशकारी उपयोग करने के लिए किया गया खनन कार्य को इन्होंने लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा। देखिए इस प्रकार के हैं जीन ब्रुन्स। और जीन ब्रुन्स महोदय भी संभववादी झुकाव रखते हैं। तो ये थे आज के 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और उम्मीद है कि आप सभी इन्हें अच्छे से पढ़ पाए होंगे। और जल्द ही मैं मानव भूगोल भौगोलिक चिंतन टेस्ट सेकंड लेकर आने वाला हूं, जिसमें भी हम इसी प्रकार के और बेहतरीन क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के पढ़ते रहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम शेड्यूल RPSC ने डाल दिया है, तो टाइम वेस्ट ना करिए और केवल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और पढ़ाई से कोई समझौता नहीं करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।